इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। सभी किसान भाइयों और बहनों को आभा बहन की और योगेंद्र भैया की राम राम राम। और आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम किसान वाणी की चौपाल में। योगेंद्र भैया आपको भी हमारी राम राम। राम राम आभा बहन, बताइए आज क्या नया लेकर आए हैं आप आज के कार्यक्रम के आकर्षण में? हाँ भैया, आज के आकर्षण में आज की बात होगी अनाजों के सुरक्षित भंडारण पर। जी हाँ किसान भाइयों, फसल कटाई का समय है अभी और हमारे बहुत सारे किसान भाई तो इन दिनों मक्का की कटाई में भी लगे हैं। बहुत सारों की कटाई हो भी गई है ना। तो दिन में धूप तेज पड़ रही है और रात में ठंड का क्या कहना आभा बहन। बहुत तेज पिछले 2 दिनों से तो इतनी ठंड पड़ी है कि मैं खुद बीमार पड़ गया। बताओ। हाँ ना भैया। हमारे किसान भाई बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं। हाँ। और जिसमें कि अभी कटाई का समय भी चल रहा है। बिल्कुल। तो आभा बहन, फसल कटाई के बाद हमारे किसान भाइयों के सामने एक बड़ी चुनौती होती है अनाज को भंडारित करना। हाँ भैया, भंडारण अच्छे से हो तो अनाज को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है कुछ सावधानियों को रखकर। इसी क्रम में होगी भैया हमारी आज की बात। साथ ही आज के मेहमान क्रम के अंतर्गत ग्राम मंदिर सिवनी विकास खंड छिंदवाड़ा के युवा कृषक रवि उसरेठे से आलू की खेती पर सौरभ पटेल की भेंटवार्ता भी हम अपने किसान भाइयों को सुनवाएंगे। बिल्कुल, और इसके साथ ही होंगे कुछ जरूरी संदेश और लोक संस्कृति से जुड़े हुए कुछ गीत आपको सुनवाएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बढ़िया से लोकगीत से जिसमें आवाज है मालती सेन की। चलिए। तनक भरोसो नहीं आए तन को, तनक भरोसो नहीं लाल, तनक भरोसो नहीं आए तन को, तनक भरोसो नहीं लाल। खाले पीले और बिलस ले, खाले पीले और बिलस ले, और बिलस ले, और बिलस ले, संग कचून जे है तन को, तनक भरोसो नहीं लाल, तनक भरोसो नहीं आए तन को, तनक भरोसो नहीं लाल। जब जमराजा के छूट सिपाही, जब जमराजा के छूट सिपाही, घालन लगे मुगरिया तन को, तनक भरोसो नहीं लाल, घालन लगे मुगरिया तन को, तनक भरोसो नहीं लाल।
सुखी बनत पनैया तन को तनक भरोसो नैया लाल तनक भरोसो नैया तन को तनक भरोसो नैया लाल तनक भरोसो नैया तन को तनक भरोसो नैया लाल तनक भरोसो नैया तन को तनक भरोसो नैया लाल। और आइए अब जुड़ जाते हैं किसान भाइयों हमारी आज की बात से। जी हाँ, अनाजों का सुरक्षित भंडारण। हाँ किसान भाइयों, फसल कटाई के बाद अनाज को सुरक्षित भंडार करना बहुत ज़रूरी काम है। और भैया हमारे देश में लगभग 10% फसल का नुकसान जो है वो कटाई के बाद हो जाता है और लगभग 6% नुकसान जो है वो बीज के भंडारण करने के समय में हो जाता है। और इसका मुख्य कारण है कि भंडारण सुरक्षित नहीं हो पाता। बिल्कुल। जी हाँ किसान भाइयों, इसके साथ ही चूहे और पक्षियों से भी अनाज को नुकसान पहुंचता है। हाँ। और नमी के कारण भी नुकसान पहुंचता है। यदि अनाज में 10% से ज़्यादा नमी रहे तो अनाज भंडार करके रखने का समय जो है वो कम हो जाता है। हाँ। है ना। इसीलिए ज़्यादा लंबे समय तक भंडारण के लिए अनाज में 8 से 10% तक ही नमी रहनी चाहिए। बिल्कुल। और जिन कमरों या गोदाम में अनाज भंडार करना है उस कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। यदि कमरे में गोदाम में पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है तो वहाँ कीटों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है। बिल्कुल। इन्हीं कारणों से हम देखते हैं कि भंडारित अनाज जो है वो उसको मतलब अनाज को नुकसान होता है। बिल्कुल। और आभा बहन, अब बात कर लेते हैं कि कैसे पारंपरिक तौर तरीकों से हम अनाज को सुरक्षित भंडारण कर सकते बिल्कुल। हैं। पर किसान भाइयों, घरेलू स्तर पर इन पारंपरिक विधियों से अनाज को सुरक्षित तो आप रख ही सकते हैं। हाँ। जिसमें कि सबसे पहले आप, जो कि सभी लोग जानते हैं कि हम अनाज को धूप में सुखाते हैं, है ना। हाँ। और अनाज को धूप में सुखाने के बाद जो होता है कि कीटों से अनाज को आप बचा सकते हो। कटाई के बाद अनाज को 1 से 2 दिन तक की आप धूप दिखाइए और फिर सुखाकर भंडार कर लीजिए। बिल्कुल किसान भाइयों, ऐसे ही जो नीम की ताज़ी पत्तियां हैं उनको इकट्ठा कर ले और छायादार जगह में सुखा के अनाज के साथ रखना चाहिए। ये विधि बहुत ही प्रभावी है, सुरक्षित है और साथ ही बहुत ही सस्ती विधि है। बिल्कुल। और किसान भाइयों, 20 मिलीलीटर नीम का तेल जो होता है प्रति 1 किलोग्राम अनाज में लगाने से, यानी कि 1 किलो आपने अनाज लिया और 20 मिलीलीटर नीम का तेल लिया और उसको लगा दिया, तो इस तरह से तेज गंध के कारण कीड़ों के प्रकोप से हमें निजात मिलता है। हाँ, ना? और ये जो है वो कीड़ों को अंडे की अवस्था में ही मारने में सक्षम हो जाती है। हाँ भैया, ऐसे ही प्रति 1 किलो अनाज में 40 ग्राम हल्दी का चूर्ण मिलाकर आधे घंटे तक छाया में सुखाकर रखने से अनाज को कीड़े से लंबे समय तक के हम बचा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं जिनकी प्राकृतिक तरीके हैं जिनसे आप अपने अनाज को भंडारित सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं। ऐसे ही किसान भाइयों, लहसुन जो है वो भी बहुत गुणकारी होता है। हाँ। है ना। हम खाने में तो उपयोग करते ही हैं, लेकिन लहसुन में उपस्थित कीटनाशक जो गुण हैं, हाँ। वो उसकी गंध के कारण कीटों की संख्या को कम भी कर सकते हैं। हाँ। इस विधि में लहसुन की कलियों को छीलकर आप चावल और गेहूं की निचली सतह में रखकर पेटी को अच्छे से बंद कर देना चाहिए आपको। हाँ। ऐसे ही किसान भाइयों, कवक और जीवाणुओं से अनाज को बचाने के लिए नमक का उपयोग भी बहुत पुराने समय से होता आ रहा है। इसके साथ ही चूने से भी अनाज को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए 10 ग्राम चूने के चूर्ण को 1 किलोग्राम अनाज के साथ मिलाकर अनाज को जूट के बने थैले में या बोरे में भरकर सूखी जगह पर रखना चाहिए। इसकी महक से ही कीड़े जो हैं वो दूर भागते हैं। हाँ। और किसान भाइयों, नीम के घोल में उपचारित जो जूट के थैले होते हैं, हाँ। उसमें अनाज भरकर रखने से भी अनाज सुरक्षित रहता है। हाँ। इसके लिए आपको करना क्या है कि 10 लीटर पानी में 10% नीम की पत्तियां और चूर्ण, नीम का बीज का जो पाउडर होता है वो पोटली में बांधकर जूट के थैलों को रात भर पानी में डुबोकर रखना है और फिर थैलों को छायादार स्थान पे सुखाना है। इन थैलों में आप अनाज भरकर रखेंगे तो निश्चित ही आपके अनाज जो है वो सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल रहेगा भैया। ऐसे ही अब रासायनिक विधि की हम बात करें तो अनाज भंडारण के पहले कमरे के फर्श, दीवार और छत पर मैलाथियान 50% EC का 1:100 के अनुपात में घोल बनाकर
3 लीटर घोल का प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से छिड़काव करना चाहिए। बिल्कुल। इससे छुपे हुए जो कीट है ना भैया वो मर जाते हैं। हाँ। और पुराने जो जूट के बोरे हैं और उसे क्या करना है, जो थैले हैं जूट के बोरे हैं उसको अच्छी तरह से धूप में सुखा लें और नीम के घोल में उनको उपचारित करना है। यदि हम पुराने जूट के बोरे उपयोग में ला लाते रहे हैं हैं तो बिल्कुल। इसका उपयोग भी हम कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि अनाज भंडारण में रखने वाली सावधानियां क्या हैं। हाँ। तो किसान भाइयों, भंडार कक्ष की साफ सफाई तो बेहद जरूरी है, आपको अच्छे से करनी है। हाँ। गोदाम की फर्श, दीवार और छत में यदि दरारें हैं तो उस पर सीमेंट के घोल लगाकर आप दरारों को बंद कर दें। अनाज भरने के लिए नए बोरों का आप उपयोग करें। यदि पुराने बोरे आप लेते भी हैं तो अभी जैसा कि आभा बहन ने बताई कि नीम के घोल से उपचारित करके आप उसे उपयोग करें। बिल्कुल। किसान भाइयों, अनाज को ढोने में जो उपयोग में ट्रॉली का हम उपयोग करते हैं उसकी भी साफ सफाई अच्छे से करना चाहिए। अनाज को धूप में अच्छे से सुखाकर ही भरना चाहिए। लेकिन सुखाने के बाद क्या होता है भैया, अनाज एकदम गर्म हो जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे गर्म अनाज को भी एकदम से आपको बोरों में नहीं भरना है। उसको रात भर के लिए आप ठंडा होने के लिए छोड़ दें और उसके बाद ही इन्हें बोरों में भरना चाहिए। क्योंकि गर्म अनाज में कीड़े मकोड़ों की जो संख्या है ना वो बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ती है। इसलिए अनाज को सुखाकर ठंडा कर कर ही बोरों में भरें। और अनाज की बोरियों को सीधे ज़मीन पे आप ना रखें, कोशिश करें कि दीवार से सटाकर भी ना रखें। उसे लकड़ी के तख्ते पे आप रख सकते हैं या बांस की चटाई पे आप रख सकते हैं। थोड़ी ऊंचाई पे रख दें, इस तरह से कि आसानी से कोई पहुंच ना सके, कीड़े पतंगे, है ना। और कोठी में भी अनाज को ढककर बंद करके रखें ताकि उसमें नमी ना हो सके। तो किसान भाइयों, ये तो थी हमारी आज की बात, अनाज का सुरक्षित भंडारण। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं।
किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। संदेशों के बाद एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम किसान वाणी में। और किसान भाइयों, अब बारी है मेहमान क्रम की। तो ग्राम मंदिर सिवनी विकासखंड छिंदवाड़ा के युवा कृषक रवि उसरेठे से बातचीत कर रहे हैं सौरभ पटेल और विषय है आलू की खेती। तो चलिए सुनते हैं ये भेंट वार्ता। सभी किसान भाइयों बहनों को सौरभ भैया की राम राम। आज के मेहमान क्रम में हमारे साथ हैं ग्राम सिवनी मंदिर विकासखंड छिंदवाड़ा के युवा किसान श्री रवि उसरेठे जी। आज इनसे हम आलू की खेती पर बातचीत करने जा रहे हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में और सभी किसान भाइयों बहनों की ओर से आपको राम राम। सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। रवि जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आलू की खेती के लिए आप खेत को किस तरह से तैयार करते हैं? जी हाँ, देखिए सौरभ भैया, सबसे पहले तो हम आलू की बोनी से पहले 15 दिन पूर्व ही खेत अपना तैयार करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि हमें सबसे पहले हमारी खेती की गहरी जुताई करना है। गहरी जुताई अच्छे से होने के बाद हमें 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाना रहता है उसमें जी। हमारा जो खेत है वो अच्छे से भुरभुरा हो जाए जी। उसके बाद जो है हम खाद डालना चालू करते हैं जी। खाद में हमें सबसे पहले जो है मुख्य चीज़ जो है गोबर खाद डालना है जी। गोबर खाद मैं पर एकड़ के माध्यम से बता रहा हूँ कि 1 एकड़ में हमको कम से कम 3 से 4 ट्राली गोबर खाद डालना ही डालना है जी। गोबर खाद के साथ जो है जैसे DAP भी ले सकते हैं जी, हम NPK भी ले सकते हैं जी, पोटास भी डालना है जी, उसके साथ सल्फर भी मिलाना है जी, ताकि हमारी भूमि अच्छे से तैयार हो जाए जी, हमारा खेत अच्छे से तैयार हो जाए। खेत तैयार होने के बाद खाद डाल दिए। खाद डालने के बाद जो है खेत में रोटावेटर चलाना है जी, ताकि जो हमारा खेत है वो बढ़िया समतल हो जाए जी। रवि जी, आपने खेत की तैयारी के बारे में हमें बताया। इसके बाद ये बताइए कि आप आलू की बोनी किस तरह से करते हैं? देखिए सौरभ भैया, सबसे पहले तो हम जो आलू है उसका बीज उपचार करते हैं जी। बीज उपचार हमको अच्छी तरीके से करना है। जो कट्टे लाते हैं, बोरी भर के लाते हैं, उसको रखे रहने देना है जी। उसमें जो आलू की आंखें जो है वो स्वतः निकलना चालू हो जाती है जी। उनको छांव में रखना है अच्छे से। हम अपने घर में जब आलू लेके आते हैं तब उसको 3 से 4 दिन कट्टे में ही रखे रहने देते हैं, जिससे उनकी आंखें आ जाती है जी। उसके बाद अच्छी तरह से उपचार होने के बाद बीज की जो है हमें मात्रा चुननी पड़ती है कि हमको 1 एकड़ में कितना बीज लगाना है जी, जिससे जो है उत्पादन भी अच्छा होता है और लाभ भी हम अच्छा कमा सकते हैं। बीज उपचार होने के बाद जी मैं जो हूँ सीडिल से बोनी करवाता हूँ आलू की जी। सीडिल से बोने से इतना अच्छा है कि हम मजदूरों की भी समस्या छुटकारा मिल जाता है जी, और घारी की दूरी अच्छी मिल जाती है जी, और जो बीज हम लगाते हैं उसकी दूरी भी हमको अच्छी मिल जाती है। जैसे सीडिल के बोने से हमें जो है एक साथ घारे बन जाती है जी, और बाद में जो है और खर्चा ना बढ़े इसलिए उसी से बोनी हो जाती है जी। सीडिल से बोने से हमें इतना फ़ायदा मिल जाता है।
रवि जी, इसके बाद हमें ये बताइए कि आप आलू की फसल में किस तरह से सिंचाई करते हैं और कितने पानी की इसमें ज़रूरत होती है? देखिए भैया, आलू बोने के तुरंत बाद हम हल्की हल्की सिंचाई करते हैं जी। और सिंचाई के लिए हम नोजल सेट का उपयोग करते हैं जी। ताकि कम समय में हम जल्दी सिंचाई कर सकें जी। उसके बाद जो है, जब आलू बाहर आ जाता है निकल के खेत से जी। तब पानी देना होता है जी। एक पानी दे दिए। उसके 10 से 15 दिन बाद जैसे खेत के हिसाब से हमको देखना पड़ता है। अगर फसल हमारी ज़रूरत है पानी की तो ही पानी हम देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें 10 से 15 दिन के बीच में पानी देना होता है। जी। हम उसी के हिसाब से पानी देते हैं। रवि जी, इसके बाद हमें आप ये बताइए कि आपको आलू की फसल से अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? देखिए सौरभ भैया, सबसे पहले तो हमें देखना रहता है कि हमारी जो खेत है उसमें अधिक मात्रा में चारा तो नहीं है। तो वो खरपतवार के लिए हम लोग सबसे पहले निंदाई गुड़ाई करवाते हैं। निंदाई गुड़ाई होने के बाद हमें उसमें खाद डालना रहता है। खाद हम यूरिया डालते हैं, उसमें डीएपी डालते हैं और ये खाद डालने के बाद हमें उसमें मिट्टी चढ़ाना रहता है। तो हम उसमें मिट्टी चढ़वाते हैं ताकि खाद अच्छी मात्रा में मिल जाए और हमारा पौधा और अच्छा हो जाए। इसके लिए मिट्टी चढ़ाते हैं और फिर उसमें हमें पानी देना रहता है। पानी देने के बाद हमें देखना रहता है कि कहीं हमारा पौधा में कोई रोग तो नहीं लगा है। और अगर कोई रोग लग रहा है तो हम कृषि वैज्ञानिक से संपर्क करते हैं, जैसे फ़ोन लगाते हैं किसान कॉल सेंटर में। उसके बाद हमारे गांव में ग्राम सेवक होता है। ग्राम सेवक से हम दवाई का नाम पूछते हैं, अच्छे से बीमारी का पता बताते हैं और उस हिसाब से वो दवाई का हमको नाम बता के हम दवाई ले लेते हैं। दवाई छिड़काव करते हैं और समय समय पे हमें आलू की खेती के साथ जो रोग लगता है, रोग के साथ हमको कीट का भी विशेष ध्यान देना पड़ता है। जैसे उसमें कीट लगने की ज़्यादा जो संभावना है, वो रस चूसक कीट जो है वो रस चूसते हैं पौधे का हमारा, जिससे पौधा जो है हमारा पीला पड़ने लगता है। उसके निदान के लिए भी हमें समय समय पे दवाई का छिड़काव करना पड़ता है और इस बीच हर 20 दिन में हमको ये दवाई छींचना रहता है ताकि हमारा जो पौधा है वो अच्छी तरह से स्वस्थ रहे। ये देखरेख हमको विशेष तौर पे करनी पड़ती है। रवि जी, आप एक युवा किसान हैं। अंत में आप चलते चलते सभी युवा साथियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने युवा साथियों से यही कहना चाहूँगा कि हमें जो है खेती की ओर भी विशेष ध्यान देना है और हम खेती को वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक ढंग से हम अगर कर रहे हैं तो उसमें हम काफ़ी उत्पादन ले सकते हैं, काफ़ी प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैं आज एमए कर चुका हूँ। एमए करने के पश्चात मैंने अपना ध्यान जो है खेती के ऊपर भी लगाया है। खेती करने से मैं आज अच्छा उत्पादन ले रहा हूँ और उससे अच्छी इनकम भी हो रही है। तो मैं अपने युवा साथियों से यही कहना चाहूँगा कि खेती को अच्छे तरीके से करें और अच्छा उत्पादन लाभ उठाएं। रवि जी, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय दिया, आलू की खेती पर अपने अनुभव सभी किसान भाइयों बहनों को बताए। इसके लिए पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से और सभी किसान भाइयों बहनों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। सभी किसान भाइयों को मेरी ओर से राम राम। किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे ग्राम मंदिर सिवनी विकासखंड छिंदवाड़ा के युवा कृषक रवि उसरेठे को, और ये आलू की खेती पर जानकारी दे रहे थे और इनसे बातचीत कर रहे थे सौरभ पटेल। बिल्कुल। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं
वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। किसान भाइयों, आइए अब थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं बढ़ती हुई इस ठंड के बारे में। क्यों आभा बहन? हाँ भैया, कितनी तेजी से मौसम बदल रहा है, ऐसा आपको भी महसूस हो रहा होगा, है ना? भैया, पिछले 3-4 दिनों में दिनों बहुत तेजी से मौसम बदला है। हाँ। और ठंड, जिसको हम शीतलहर भी कह रहे हैं, हमारे लगातार न्यूज़पेपर में भी आ रहा है कि शीतलहर का प्रकोप आगे भी जारी रहेगा। तो इसके लिए हमें कुछ सावधानियों का प्रयोग जरूर करना चाहिए, है ना? सावधानियां रखनी चाहिए। हम सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि हम इस ठंड को आप हल्के में ना लें और जितना हो सके उससे बचें, है ना? हाँ, ठंड से बचें, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य जो है कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होता है। हाँ। और हमारे पशुओं का भी होता है। तो पशुओं के लिए भी ख्याल रखें कि जैसे जहां आप पशुओं को बांध रहे हैं तो वहां पे अलाव वगैरह जला सकते हैं, है ना? हाँ। और साथ ही बोरे फट्टे यदि आपके पास हैं तो वो उनको उड़ा सकते हैं। पुराने चादर, पुरानी शॉल हैं तो वो आप उनको उड़ा सकते हैं, है ना? कुल मिलाकर जो गौशाला आपने बना रखी है उसको अच्छी तरह से ढाक मूंद कर रखें ताकि हमारे पशुओं को भी ठंड का प्रभाव ना पड़े, है ना? ठंड से बचे। साथ ही छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्गों का भी ध्यान रखें। स्वेटर, मफलर का उपयोग आप लोग कर ही रहे होंगे, पर खान पान में भी ध्यान दें। किसी भी प्रकार की ठंडी चीज़ों को अपने बच्चों को ना खिलाएं, एक खासकर इस समय पर, क्योंकि बच्चे हैं वो तो जिद करेंगे, है ना? और खासकर कई बार ऐसा देखने में आता है अब बहन कि हमारे बच्चे ठंडी के दिनों में आइसक्रीम खाने की जिद करते हैं भैया। हाँ। तो हम इस लिए लालायित हो जाते हैं कि चलो बच्चे की खुशी है तो दिला दें, पर ऐसा ना करें अभी, क्योंकि मौसम एकदम से परिवर्तन हुआ है। तो बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, खासकर सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, है ना? जैसा मैंने बताया था कि मेरा खुद स्वास्थ्य खराब हो गया था, है ना? तो अब समय हो चला है हमारे किसान भाइयों से विदा लेने का। तो मैं योगेंद्र भैया और मैं आभा बहन कहते हैं राम राम, जय जवान, जय किसान।